गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वंस अगेन आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन का रिवीजन फिर से करा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी रिवीजन कराया था, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम कराई थी मैंने आपको। आज मैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बताऊँ। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर लिया इससे आगे वाला, लेकिन एक बार हम फिर से इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ मेरे पास दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। आप सबको पता है कि जिसमें x और y दो टर्म होती हैं उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन जिसमें a1 b1 और c1 लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन a2 b2 और c2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगाना होता है कि इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनका कोई ना कोई आंसर जरूर होता है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है चिल्ड्रन? तो वो चीज़ हमें इस मेथड से पता चलती है। तो सबसे पहला पार्ट है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कहते हैं जो x के सामने टर्म लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन में, और a2 कहते हैं जो x के सामने टर्म लिखी हुई है सेकेंड इक्वेशन में। तो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें x और y की क्लियर एक एक वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। इस टाइप की वैल्यू को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कि x और y का एक एक यूनिक सॉल्यूशन आंसर आ। ये बात समझ में आई आप लोग? एक बार फिर से सुन लो। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी और x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है चिल्ड्रन? इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, समटाइम्स इट मे बी हैपन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कभी कभी इन तीनों का रेशियो आपस में इक्वल आ जाता है, तो उस टाइम कहते हैं हम मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? जब हम इन दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, और इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, जब हम दो लाइन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती है तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर जाती है, कोइंसिडेंट का मतलब है दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। क्योंकि जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर है वही पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर भी होगा। कोई और पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर है, वो सेकंड लाइन के ऊपर भी होगा, क्योंकि पॉइंट लाइन दोनों ऊपर नीचे ओवरलैप करती हुई जा रही है। क्लियर चिल्ड्रन? अगर दो लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे, ठीक है, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। x की वैल्यू 1 एक वैल्यू आएगी और y की वैल्यू भी एक वैल्यू आएगी, मतलब सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, और जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, फॉर एग्जांपल ऐसे ये एक लाइन है और फिर इसके ऊपर से दूसरी लाइन चली जाएगी, तो ये दोनों जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर होगा वो दूसरी लाइन के ऊपर भी होगा। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यस। तो ये सिचुएशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c। इस दोनों टाइप की सिचुएशन को मिला के बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक आंसर आया तो भी और बहुत सारे आंसर आए तो भी, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाओ जरा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं है, इस सिचुएशन में आंसर आता ही। तो जब इस टाइप की दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है, तो मैंने ग्राफ बनाते टाइम भी आपको बताया था उस टाइम, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इस वाली सिचुएशन में जब दो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल लाइन आती है, जैसे रेलवे लाइन होती है। क्लियर चिल्ड्रन? दो लाइन पैरेलल लाइन आती है, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहती है।
इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इस वजह से नो सॉल्यूशन होता। तो एक बात फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जब यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, जब भी कोई इस टाइप की दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, तो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जिसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसाइडिंग लाइन भी बोलते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और जब इस टाइप की सिचुएशन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होंगी, इस टाइप की लाइन, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस केस में एक सॉल्यूशन, इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन, और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं। ये जो नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो जब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात आएगी तो सिर्फ आपको ये दो पार्ट करना है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, या ये कंडीशन आ गई, तो आप कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो अब आप कहेंगे नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं इस बात को। जब आप बार बार देखेंगे वीडियो को तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। क्लियर चिल्ड्रन? इसमें एक जगह इंटरसेक्ट होगा, इसमें दोनों लाइन ऊपर नीचे ओवरलैप करेंगी, इसमें दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये इनका ग्राफ से बताया। ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं? यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये कंडीशन लगाएंगे तो ये अलजेब्रे से पता लगाएंगे। अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है, हम अलजेब्रा से बता सकते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको पता लगाना है कि कैसा कैसा हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सारे क्वेश्चंस में k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ नो सॉल्यूशन इज गिवन। सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मैं RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 3D करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3D बुक है हमारी RS अग्रवाल, और उसकी एक्सरसाइज है 3D। मेरे पास ये पुराने वाली बुक है, आप जिनके पास नए वाली बुक है तो वो उसमें से देख सकते हैं कि कौन सी वाली एक्सरसाइज है। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 17, 2x plus 3y is equal to 7। 2x plus 3y equal to 7। k minus 1x plus k plus 2y, k minus 1x plus k plus 2y is equal to 3k। चिल्ड्रन, ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू। ये 7 इधर भी हो सकता है, 3k को हम इधर भी लाके लिख सकते हैं। वहां मैंने लिखा है, इस साइड में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। एज इट इज ये साइन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हम उन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू c1 इक्वल टू c। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये जो ये वैल्यू होती है ना, c1 और c2 बोलते हैं। विद साइन लेना होता है, उस साइड में हो तो भी विद साइन लेना होता है, इस साइड में हो तो भी विद साइन लेना होता है। ओके चिल्ड्रन? सो a1/a2 क्या बन गया हमारा? ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, 2/k minus 1। और b1/b2 क्या है? b1/b2 3/k plus 2। ये a1/a2 की वैल्यू, ये b1/b2। और c1/c2 क्या बना? 7/3k। ये तीनों रेशियो हमने फाइंड कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड करें। सो गिवन दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दूसरे वाली कंडीशन लगे, तो इन तीनों को पहले इक्वेट करते हैं आपस में। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c। अब इन सब की वैल्यू पुट करो।
2 अपॉन k माइनस 1, 3 अपॉन k प्लस 2, 7 अपॉन 3k। चिल्ड्रन, अब यहां से वैल्यू हमें कंपेयर करनी, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों से कोई से भी दो हम ले सकते हैं, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। ठीक है, तो 3k इधर आ गया, 4 उधर चला गया, तो 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3। तो 2k माइनस 3k ये हो गया माइनस k और ये हो गया माइनस 7। तो k की वैल्यू 7 होनी चाहिए। एक और भी कंडीशन बनती है, इन दोनों को कंपेयर कर लें या इन दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं। तो 2 अपॉन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3k इंटू 2k 6k इज इक्वल टू 7k माइनस 7, 7k माइनस 7। तो 7k को इधर लाओ, 6k माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 7। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हो गया माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7। तो k इज इक्वल टू 7, यहां से भी k की वैल्यू 7 है। क्लियर चिल्ड्रन? तो फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में k की वैल्यू अगर 7 होगी तो क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। तो k इज इक्वल टू 7। हमने दो कंडीशन से निकाली, पहली और दूसरी को कंपेयर किया, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया। हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो भी यही आंसर है। क्लियर चिल्ड्रन? सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए मुझे सेकंड वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर इन तीनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी, फिर तीनों का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू 7 आई, फिर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू यहां से भी 7 आई। तो फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन सिस्टम, फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव k इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू 7 आई इस क्वेश्चन। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार और बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 19, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k प्लस 1x प्लस 9y, 2 टाइम्स k प्लस 1x प्लस 9y इज इक्वल टू 7k प्लस 1। ठीक है चिल्ड्रन? अब यहां फिर से इनफाइनाइटली सॉल्यूशन से ही निकालना है। गिवन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, गिवन मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन सेम थिंग चिल्ड्रन। गिवन मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन लगानी है मुझे। तो a1 ये हो गया, b1 ये हो गया और c1 ये हो गया। So k upon 2 times k plus 1 is equal to 3 upon 9 is equal to 2k plus 1 upon 7k plus 1। ठीक है चिल्ड्रन? तो 3 3 जा 9 भी होता है। तो दोबारा से मैं इसको लिख लेता हूँ, k upon 2k plus 2 is equal to 1 upon 3 is equal to 2k plus 1 upon 7k plus 1। ठीक है, एक बार इसको और इसको कर देते हैं, एक बार इसको और इसको कर देते हैं। ओके, तो 3k क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k इज इक्वल टू 2k प्लस 2। तो 2k इधर आ गया, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू तो यहां से आ गई जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया।
अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ. So comparing 2 and 3. So 1/3 is equal to 2k plus 1 upon 7k plus 1. So 7k plus 1 is equal to 3 2 जा 6k plus 3. 6k इधर आ गया, 1 उधर चला गया. 7k minus 6k is equal to 3 minus 1. तो k is equal to 2. यहाँ से भी k की वैल्यू 2 है, तो हम कहीं से भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि k की वैल्यू क्या हो. क्लियर चिल्ड्रन? सो k is equal to 2 in this question. क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपको. अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, इसमें गिवन क्या था, मैनी सॉल्यूशन. अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता नो सॉल्यूशन, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूँ. इस बार गिवन है नो सॉल्यूशन. ये हम अपने पास से ले रहे हैं. वंस अगेन आई एम डूइंग नाउ दिस टाइम नो सॉल्यूशन. इस बार ये नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन. गिवन नो सॉल्यूशन. अगर नो सॉल्यूशन होता तो हम कैसे करते इसको? तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Clear children? ओके. तो इस सिचुएशन में हम इसको ऐसे लिख लेंगे. क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों जगह से k की वैल्यू 2 आ रही है. हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया तो भी k की वैल्यू 2 आई. सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व किया तो k की वैल्यू वहां से भी 2. दोनों जगह से सेम वैल्यू आई. तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं नो सॉल्यूशन. 3x minus 5y. Question number 5 children. kx plus 2y is equal to 5. kx plus 2y is equal to 5. 3x minus 4y is equal to 10. 3x minus 4y is equal to 10. तो नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी. सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. गिवन दिस टाइम नो सॉल्यूशन. अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या सिचुएशन? तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो a1 की वैल्यू है हमारे पास k अपॉन 3. b1 अपॉन b2 है हमारे पास 2 अपॉन -4 और c1 अपॉन c2 है हमारे पास 5 अपॉन 10. ये चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए. ठीक है? तो यहां से देखो, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4k इज इक्वल टू 3 2 जा 6. तो k is equal to 6 upon -4 -3/2. k की वैल्यू -3/2 हो सकती है. ठीक है? अब जरा यहां से वैल्यू निकालते हैं. k अपॉन 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 5 अपॉन 10. k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 10. फर्स्ट और थर्ड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. सेकंड और थर्ड को हम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड वाली टर्म में और थर्ड वाली टर्म में k है ही नहीं. k प्रेजेंट ही नहीं है. तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं. तो k अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10. तो 10k इज इक्वल टू 3 5 या 15. क्लियर? k अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10.
तो 10k इज इक्वल टू 3 5 या 15, तो k इज इक्वल टू 15/10, तो k इज इक्वल टू 5 3 या 15 एंड दिस इज 3/10। ठीक है, इस सिचुएशन में हमें क्या पता पड़ा, k की वैल्यू -3/2 तो हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू +3/2 नहीं होनी चाहिए। यहां देखो, इसमें दो वैल्यू आई है k की, हमें दोनों बतानी पड़ेगी। नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू -3/2 तो हो सकती है, k इज इक्वल टू -3/2, लेकिन k इज इक्वल टू +3/2 नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार बता देता हूँ चिल्ड्रन, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। kx + 2y = 5 and 3x - 4y = 10। So once again I am telling you, so ये दो इक्वेशन थी, नो सॉल्यूशन गिवन था, नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है चिल्ड्रन, इन सब की वैल्यू पुट कर दी हमने, मैंने फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू फाइंड करी पहले। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू फाइंड करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आया -4k = 6, तो k की वैल्यू आई 6/-4, तो ये होगा -3/2, तो k = -3/2। फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, उसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगाना होता है, तो k/3 = 5/10, तो 3 5 या 15 एंड 10k, ये 10k हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया, 15/10 ये आ गया 3/2। तो इन दोनों सिचुएशन से क्या पता पड़ा कि k की वैल्यू -3/2 तो हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू +3/2 नहीं होनी चाहिए। तो नो सॉल्यूशन में दो वैल्यू आएंगी हमेशा, कि k की वैल्यू -3/2 तो हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू +3/2 नहीं हो सकती। क्लियर चिल्ड्रन? टेक वन मोर क्वेश्चन। Now question number 23. A minus 1x plus 3y is equal to 2. A minus 1x plus 3y is equal to 2. 6x plus 1 minus 2b is equal to 6. ठीक है चिल्ड्रन? तो इसमें हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b. System has many solution. Given that system has many solution. Given that what is given? System has many solution. Many solution और infinitely many solution एक ही बात है. System has many solution. Clear? तो फिर से a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं। मैनी सॉल्यूशन के लिए ये वाला पार्ट लगेगा, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। क्लियर चिल्ड्रन? सो a1 क्या है, a minus 1/6, b1 है हमारे पास 3/1 minus 2b, और c1 है हमारे पास 2/6। 2/6 को 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से कर लेते हैं, एक सेकंड और थर्ड से कर लेते हैं। तो a minus 1/6 is equal to 1/3 हो जाएगा। एक तो ये सिस्टम हो गया, एक 3/1 minus 2b is equal to 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a minus 3 is equal to 6, तो 3a is equal to 6 plus 3, 3a is equal to 9, a is equal to 9/3, that is 3, so at last you can write a is equal to 3। तो a की वैल्यू 3 पता चल गई, इससे इसमें दो वेरिएबल हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 3 3 या 9 is equal to 1 minus 2b,
इंटू 1, तो 1 माइनस 2 भी हो गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2b। ठीक है, तो ये 8 बन गया, 8 इज इक्वल टू माइनस 2b, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, 8 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू b, तो माइनस 2 4 जा 8, तो ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू माइनस 4 है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गिवन था सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की ये कंडीशन है, मैंने तीनों की वैल्यू पुट कर दी, तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर फर्स्ट और थर्ड को लिया, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लूंगा तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे हमें थोड़ा देर लगेगी ए और बी की वैल्यू फाइंड करने। तो पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड का क्रॉस मल्टीप्लाई, हम कोई सा भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई से का भी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ले सकते हैं। तो दिस इनटू दिस, वो दिस इक्वल टू दिस, एक पार्ट एंड सेकंड पार्ट दिस इक्वल टू दिस, दैट इज सेकंड पार्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट 3a minus 3 is equal to 6, 3a is equal to 9 and a is equal to 9 by 3, that is equal to 3. So a is equal to 3. Similarly, we can compare second part and third part. So 3 upon 1 minus 2b is equal to 1 upon 3, 9 is equal to 1 minus 2b, 8 is equal to minus 2b, 8 upon minus 2 is equal to b, and b is equal to minus 4. Clear, children? So these were the two values of a and b. Okay? एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। Question number 25. 2 minus 3y, 2x minus 3y is equal to 7. A plus b into x is plus minus a plus b minus 3 into y is equal to 4a plus b. Yes, children? Again we have infinitely many solution, so 2 upon a plus b is equal to minus 3 upon minus a plus b minus 3 and 7 upon 4a plus b, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, एक हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 अपॉन ए प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी, 7 अपॉन 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b माइनस 6, 3a प्लस 3b, ठीक है। तो 3a इधर आ गया, 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b, 2b माइनस 3b, और माइनस 6 उधर चला गया, प्लस 6 हो गया है। तो 2a माइनस 3a ये हो गया माइनस a, और 2b माइनस 3b ये हो गया माइनस b, एंड दैट इज इक्वल टू 6। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 6। हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी ही एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो 3 4 जा 12, 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21। ओके, तो 7a इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया 5a, 3b इधर आके 3b में से 7b माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस 4b, माइनस 4b, और ये इक्वल टू हो गया 21। Dear children, so this will be the equation number 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उस मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आई एम राइटिंग दीज टू इक्वेशंस हियर। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू निकाल ली मैंने। यहां से b की वैल्यू देखो क्या है, b इज इक्वल टू 6 माइनस a। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं मैं। 6 माइनस a को मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं उसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग 6 माइनस a इन इक्वेशन 2। तो यहां हो गया 5a माइनस 4 इंटू 6 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 21। तो 5a माइनस 4 6 जा 24 प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस 21। तो 5a प्लस 4a दैट इज 9a माइनस 24 उधर चला गया, 9a इज इक्वल टू 24 माइनस 21। तो 9a इज इक्वल टू 3। So a is equal to 3 by 9. 3 by 9. So that is 1 by 3. तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1 by 3। ये a की वैल्यू आ गई। जब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली तो a की वैल्यू हम यहाँ b की वैल्यू निकाल लेंगे। a is equal to 1 by 3 plus b is equal to 6। ये 1 by 3 उधर चला गया, b is equal to 6 minus 1 by 3, 3 6 या 18 minus 1 17, तो b is equal to 17 by 3। b is equal to 17 by 3। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार मैं फिर से चेक कर देता हूं क्वेश्चन। टू एक्स माइनस 3y is equal to 7, a plus bx minus a plus b minus 3, y is equal to 4a plus b। Yes children, question is correct। तो 2 upon a plus b minus 3 upon minus a plus b minus 3, 7 upon 4a plus b, cross multiplying 2a plus 2b minus 2 3 या minus 6, 3a plus 3b। Yes, तो 2a minus 3a बन गया minus a और 3b minus 2b ये बन गया minus b और ये 6 उधर जाकर प्लस हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ छोटी सी गलती हो गई बेटा, इसको -6 करो, ठीक है, ये -6 हो गई। अब ये यहाँ छोटा सा मिस्टेक मिल गया हमें, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 माइनस, तो -6 माइनस ए पुट करेंगे, -6 माइनस, तो ये हो गया +24, ठीक है। तो ये +24 उधर जाकर हो जाएगा -24 माइनस एंड -21, तो ये हो गया -45। चिल्ड्रन इसे पूरा ठीक करो। तो a की वैल्यू हो गई -45 अपॉन 9, तो 9 5 या 45, तो a इज इक्वल टू -5। तो चिल्ड्रन इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। अब b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे हम। a की वैल्यू -5 यहां पुट करो, -5 प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू -6 प्लस 5, तो b इज इक्वल टू -4। So that was the correct answer. A is equal to -5 and B is equal to -1। Clear children? तो मैंने एक बार फिर से आपको इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब आप लोग भी कुछ क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल से करें, अगर आपके पास कोई और बुक है तो उस बुक से ही क्वेश्चन करें। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।